ये सरकार बहुत ही संवेदनहीन है, बहुत ही अलोकतांत्रिक है, बहुत ही हठधर्मिता से परिपूर्ण ये सरकार है, जिसमें अपना एक स्वाभिमान है, अपना एक गुरूर है, अपना एक अहम है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं जय चौधरी। HBN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अलीगढ़ की जानी मानी हस्ती, अलीगढ़ के कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल जी आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे खास मुलाकात प्रोग्राम में उनसे कुछ विषयों को लेकर बातें करेंगे। स्वागत है विवेक बंसल जी आपका HBN न्यूज में। धन्यवाद। मेरा आज विवेक बंसल जी के साथ में पहला प्रश्न यह रहेगा कि विवेक बंसल जी, किसान आंदोलन को लेकर 100 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। सरकार में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार किसान आंदोलन को लेकर ना तो कोई बातचीत बढ़ा रही है आगे, ना MSP पे कोई कानून लेके आ रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इस संदर्भ में यही कहूँगा कि ये सरकार बहुत ही संवेदनहीन है, बहुत ही अलोकतांत्रिक है, बहुत ही हठधर्मिता से परिपूर्ण ये सरकार है, जिसमें अपना एक स्वाभिमान है, अपना एक गुरूर है, अपना एक अहम है। और जो किसानों की जो आज दुर्दशा है, जो आशंकाएं हैं, जो भय उन्हें ग्रस्त किए हुआ है इस कृषि बिल कानूनों को लेके, उसको वो संबोधित नहीं कर पा रहे, उसका वो समाधान नहीं ढूंढ रहे। इच्छा शक्ति नहीं है। जब आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होती है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान। तो बंसल जी, आप मानते हैं कि किसान के लिए जो 3 नए कानून लाए गए हैं, जिन्हें किसान काला कानून कह रहे हैं, वो गलत है? बिल्कुल 100% मैं मानता हूँ। जनता के लिए भी गलत है। ये जो भंडारण वाला उसमें जो है, जो बिंदु है, वो अपने आप में आम जनता के लिए खाद्यान्न की कीमतें बढ़ेंगी। खाद्यान्न जो है उसमें जब भंडारण होगा तो ब्लैक मार्केटिंग, जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उनमें उनके मूल्यों में वृद्धि होगी। तो किसानों के हितों के तो खिलाफ ही है, जहाँ तक न्यूनतम मूल्य की गारंटी की बात है। और भी अनेक बिंदु हैं जिससे कि किसान कहीं ना कहीं इससे उसको उसका जो है उसकी दुर्दशा होगी। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मात्र एक फ़ोन कॉल की दूरी है, किसान मुझे कॉल करें, समस्या का तुरंत ही निवारण होगा। तो क्या लगता है आपको कि वो फ़ोन कॉल की दूरी यदि दी गई है तो क्यों किसान जाकर नहीं मिल रहे मोदी जी से? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के जी, पर मैं उन्हें भी याद दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और दर्शक आपके जो इस चैनल को देख रहे हैं, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था GST, जब ये नोटबंदी लाए थे, कि काला धन सब वापस आ जाएगा जी। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था जब चीन ने हमारी सीमाओं पर, हमारी भारत की भूमि पर कब्जा किया, कि चीन ने 1 भी इंच भूमि पे, चीन हमारे भूमि पर नहीं है। और उसके अगले दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया था कि चीन 1 किलोमीटर हमारी भूमि से हट गया है। फिर कोरोना जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हुई थी, 21 दिन में हम कोविड समाप्त कर दिए। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहकर भूल जाते हैं, डिमेंशिया है या जो भी कुछ है, तो उसी पर पार्टी पे चल रहे हैं ये जो कह रहे हैं। तो आज किसान उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बाल से शासन चलता है और तंत्र चलता है, और जब विश्वास जनता खो देती है मुखिया पे अपने, तो दुविधा तभी उत्पन्न होती है। और आज जनता ने कहीं ना कहीं अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री के प्रति खोया। जिस तरीके से हमारे सामने हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, उग्रवादी कहा जा रहा है, लेकिन किसान बोलते हैं कि हमारे बच्चे आर्मी के अंदर सैनिक हैं, फौज में हैं।
तो क्या उन्हें खालिस्तानी या उग्रवादी कहने वाली चीज़ें आपको कहाँ तक सही लगती है? देखिए, किसी भी जिम्मेदार और नागरिक को जो किसानों के दायित्व का एहसास करता है, किसानों का इस देश के निर्माण में और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर क्या उनका योगदान रहा है, वो पूर्ण रूप से इस तरीके की शब्दावली से आहत होगा जो किसानों के लिए ये सरकार कर रही है। जो भी आपने शब्दावली, मुझे तो न दोहराते हुए भी कष्ट होता है, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, उनके लिए अगर उनको ये संज्ञा दी जा रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कहीं ना कहीं बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु ने समृद्धि दे जो लोग इस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं और किसानों के प्रति अपनी संदिग्धता व्यक्त कर रहे हैं। तो जी बंसल जी का कहना है कि उन नेताओं को और उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, वो जो लोग उनके लिए, किसानों के लिए जो उग्रवादी शब्द का, खालिस्तानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न बंसल जी के साथ में यह है कि हमने एक आरटीआई के माध्यम से हमने पता किया कि 26 सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया है, जिसमें पवन हंस, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य भी कई सारी हैं, जिसमें बैंकों का भी निजीकरण का मामला सामने आ रहा है। तो उस निजीकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बंसल जी? देखिए, निजीकरण को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम विकसित देशों का जो अनुकरण कर रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि भारत में 35%, 40%, 30% लोग गरीबी रेखा हैं। जी। ये एक वेलफेयर स्टेट का जो एक सोच है उसके बिल्कुल विपरीत है और हम अभी विकासशील देशों में आते हैं, हम विकसित देशों में नहीं आते। तो ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं लगता कि निजीकरण हर क्षेत्र में किया जाए। कुछ सेक्टर्स जिसे कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को जिसे संज्ञा दी गई कमांडिंग द हाइट्स ऑफ इकॉनमी, तो पब्लिक सेक्टर जो है उसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है इस देश की आर्थिक व्यवस्था में, और उसको हम समाप्त कर देंगे तो मुझे पूर्ण रूप से कैपिटलिज्म की ओर हम लोग अग्रसर होंगे और कैपिटलिज्म के जो ग्रे एरियाज़ हैं या कैपिटलिज्म के जो उसके डिमेरिट्स कहिए, वो यही हैं कि वो आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा अंतराल पैदा कर देते हैं। मैं एक छोटी सी राय देना चाहूँगा बंसल जी आपसे, जैसे कि जो निजीकरण हो रहा है, सरकार का कहना है कि राजकोष खाली है, सरकार के पास लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो यदि अभी हम मान लें कि निजीकरण के माध्यम से सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर लिया जाए, उससे कुछ राजकोष बढ़ जाएगा, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर राजकोष खाली होने लगा तो वो पैसे कहाँ से इकट्ठा होगा? तो ये तो देखिए, ये तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आर्थिक कुप्रबंधन रहा इनका, आर्थिक व्यवस्था का इन्होंने सकुशल प्रबंधन नहीं किया और 21.5 लाख करोड़ तो इन्होंने 2016 से और 2020 तक जो टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों में जो मूल्य वृद्धि की है उससे सरकार ने किया है, जमा वो अर्जित किया है। तो कहाँ पैसा जा रहा है? सरकार जितना ये कि राजकोष खाली है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस जीडीपी जो यूपीए ने जब छोड़ा था 6% थी, 5% थी, 7% थी। तो आपको लगता है कि आम आदमी की पॉकेट पे असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल, आम आदमी की क्यों नहीं पड़ेगा भाई। चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों की बात ले लीजिए आप, और इससे रोज़गार भी प्रभावित होगा, पूंजीपति का दृष्टिकोण और होगा किसी भी उद्योग को चलाने में, और सरकार का जो होगा वो एक तरफ मुनाफा भी होगा, दूसरी तरफ लोगों का कल्याण रोजगार के माध्यम से वो भी उद्देश्य होगा। उसके सापेक्ष पूंजीपति का उद्देश्य होगा सिर्फ और सिर्फ मुनाफा के। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो कहीं आगे चल के जैसे प्राइवेट बैंकों में घोटाले हो जाते हैं? एक हम बैंक की बात करें, अभी कुछ समय पहले यस बैंक का एक मामला सामने आया, तो ऐसे ही किसी सरकारी बैंक का एक प्राइवेट में निजीकरण हो जाए तो आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला फिर से
से सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। आपको याद हो कि 1969 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि एक जो सोशलिस्टिक सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो एक सामाजिक उसका जो एक सोच था, उसको हम पूर्ण कर सकें। बैंक जो है, बैंकों का ऋण जो है आम आदमी तक पहुंच सके। और जब निजीकरण होगा तो मैंने जैसा कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होगा और लोगों का शोषण होगा, जो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं या उपभोक्ता हैं। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि स्कैम्स भी बिल्कुल आ सकते हैं, जो एक पर पार्टी रही है, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण के साथ साथ बैंक अधिकांश रूप से सरकार के हाथ में आने चाहिए। जी, मेरा अगला प्रश्न यह है कि अभी कुछ समय पहले सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना चलाई थी, जिसमें गरीबों के लिए फ्री में गैस सिलेंडर, फ्री कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए थे। तो आज की डेट में जैसे गैस सिलेंडर की जो महंगाई को लेकर उसकी जो कीमतें हैं आसमान जो छू रही हैं, तो उसको लेकर आपको लगता है बंसल जी कि वो गरीब लोग आज गैस सिलेंडर भरवा पाएंगे? देखिए, आपने अपने सवाल का प्रश्न खुद ही दे दिया कि ये सही बात है कि ये जो उज्ज्वला योजना जिस धूम धड़ाके के साथ शुरू की गई थी, और उसमें गैस का चूल्हा नहीं फ्री दिया गया था, सिलेंडर शायद उपलब्ध जहाँ तक मेरी जानकारी है। और आज जिस तरीके से कीमतें हैं उसकी आसमान को छू रही हैं, सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, तो आम बेचारा जो आदमी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है या जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की अपनी रोज़ी रोटी बसर कर रहा है, उसकी ये पहुंच से बाहर है। और इस पर कहीं ना कहीं कोई उसके परिप्रेक्ष्य में कि कोई बयान पेट्रोलियम मंत्रालय से नहीं आया, प्रधानमंत्री के कार्यालय से नहीं आया कि उनकी समस्या का निष्पादन कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ावा हो सकता है? अब जिस हिसाब से सरकार कर रही है तो वो तो आप कह रहे हैं राजकोष खाली हो गया है, तो फिर और वो दोहन करेगी इसके माध्यम से जनता का। जी, मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि अभी एक विवादित बयान आया था बंसल जी, आपने देखा होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत जी हैं, उन्होंने बोला कि महिलाएं, लड़कियां ये फटी हुई जीन्स पहनती हैं, रैप्ड जीन्स पहनती हैं, तो ये उनके क्या संस्कार हैं? तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ये इनका प्रतिगामी सोच है, जैसे कहते हैं रिग्रेसिव, और इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है। जी, बात ये बड़ी करते हो कि सशक्तिकरण की बात ये करते हो कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, पर इनकी सोच आप इनके संगठन की अगर देखें और जाएं 1952 में जब हिंदू कोड बिल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में पारित हो रहा था, तो यही लोग बाबा साहब का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुतला फूंक रहे थे, जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार दिया गया था और महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट दिया गया था। तो ये इनका सोच है। तो ये उसी सोच से ये सोच इनको उसी ये सोच इनको घुट्टी में दिया जाता है कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं देना है, वरना इस तरीके की पुनरावृत्ति समय समय पे, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे इस तरीके जहाँ पे भी महिलाओं को स्वच्छंद होकर घूमने की या अधिकारों की बात होती है, तो ये कहीं ना कहीं उस पर अवरोधक लगाने की बात है। बंसल जी, अभी हमने मीडिया में देखा पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में आपने एक विरोध किया था, जिसमें अज्ञात 12 लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो क्या मामला था बंसल? देखिए, कोई मामला कोई नहीं था। हमने अपना जो लोकतंत्र में एक विपक्ष को या जो भी सरकार की अनैतिक नीतियाँ हैं या जो सरकार की नीतियाँ जनता के हित में नहीं है, जो विपक्ष का दायित्व होता है इस स्वच्छ एक सशक्त विपक्ष का, कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो वो अगर आवाज़ उठाना अगर गैरकानूनी है तो सरकार इसके लिए स्वच्छंद है। और हमने अनेकों बार किया, और हम पे तो इस दौरान कोविड काल में चूँकि सरकार कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, वो हमने प्रयास किया और हम पे समय समय पे मुकदमे या एक अकेला मुकदमा नहीं उठा पाया।
उन पर 14-15 मुकदमे सरकार इस शासन के माध्यम से हमारे पे लगाए। जी, तो जैसा कि बंसल जी ने बताया कि 14 से 15 मुकदमे वो इस तरीके के मुकदमे लगाए गए हैं जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। तो जैसे कि बंसल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस में आप एक स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं वर्तमान में, तो कैसा अनुभव रहा है आपका राजनीति में और आपको कैसा लगता है एक स्टार प्रचारक बनने के बाद? देखिए, मैं कभी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता कि स्टार प्रचारक हूँ कि नहीं। मैं सामान्य कार्यकर्ता की तरह कार्य करता हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है। और चाहे किस भी पद पे पहुँच गया हूँ, मैंने हमेशा जो एक कार्यकर्ता का एक दायित्व होता है उसका निर्वाह किया है। और मुझे कार्यकर्ता के रूप में मान सम्मान मिले। आदमी ये कहे कि कोई भी जनमानस ये कहे कि कार्यकर्ता के रूप में विवेक बंसल अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ नगर निगम का, और उसमें बीजेपी अपनी सारी सीटें हार गई। वहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ किया। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने अपना वजूद दोबारा से हासिल करने के लिए कोशिश की है? तो क्या किया होगा कांग्रेस के बारे में? देखिए, कोई एक कारण किसी भी सफलता या असफलता के लिए नहीं रहता। बहुत से कारण मिलकर एक जो मिल जाते हैं, तब सफलता या असफलता की बात और कोई भी राजनीतिक दल जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, एक तरफ सुशासन रहा यहाँ के मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह जी के माध्यम से, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन ने भी इन नतीजों को प्रभावित किया है। और सरकार जाग जाए बेहतर है, वरना वो दिन दूर नहीं जब इनका सुपना साफ होगा चुनाव। तो आज हमारे साथ बने हुए थे अलीगढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक विवेक बंसल जी। आगे भी हम इसी प्रकार आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद। दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस, पहले आएं और पहले प्रवेश पाएं। सभी अभ्यर्थियों के लिए यूपीएसआई जीडी कांस्टेबल के आधार पर परीक्षा कराई जाएंगी। परीक्षा में प्रथम आने वाले 3 अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा निशुल्क शिक्षा। परीक्षा में द्वितीय आने वाले 5 अभ्यर्थियों के लिए 40% की छूट। परीक्षा में तृतीय आने वाले 20 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। नोट, नियम एवं शर्तें लागू। डायरेक्टर राज ठाकुर सर, मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8535022214, 6397847915। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।